चलो स्टार्ट करो फर्स्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एंड बी cot plus a cosecant phi is equal to q. फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ऐसे वाले जितने भी क्वेश्चन हैं जिसमें आपको फाइंड द वैल्यू निकालना है या कुछ भी सॉल्व करना है, तो आई टोल्ड यू ऑल दीज क्वेश्चन, इनका करने का सिर्फ एक ही वे होता है या इनको करने की एक ही ट्रिक है, और वो क्या होगी? हम क्या करेंगे? हमें p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना? तो मैं क्या करूंगी इस केस में? p को स्क्वायर किया, q को स्क्वायर किया, पहली चीज। तो जब आप p को स्क्वायर करते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपके पास ये टू टर्म्स में स्क्वायर आ गया। q को स्क्वायर किया तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर टू टर्म्स में स्क्वायर आ गया। फिर आपको इन दोनों को माइनस करना है। लिखो साथ साथ, क्यों देख रहे हो अब तक? क्यों आपने स्क्वायर करके शुरू नहीं किया? क्वेश्चन मैंने लिखा, ठीक है? तो p स्क्वायर को आपने लिखा a cos phi प्लस b cosecant phi होल स्क्वायर, और बीच में माइनस का साइन, और हम लिखेंगे b cos phi प्लस a cosecant phi का होल स्क्वायर। अब इसे ओपन करना है। दो स्क्वायर को कैसे ओपन करते हो? a स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस b स्क्वायर cosecant स्क्वायर phi प्लस 2ab cos phi cosecant phi, और तीन जो एंगल दिया हुआ है उसी को लिखना है। यहाँ सीधा मत लिख देना, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। और फिर माइनस के साथ b स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस a स्क्वायर cosecant स्क्वायर phi प्लस 2ab cos phi cosecant। ठीक है? दिस क्वेश्चन इज मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग देन ऑफ सॉल्विंग। कि इसमें अब मैं माइनस साइन ओपन करूंगी तो आपको ये प्लस 2ab, ये माइनस ओपन करने के बाद ये बन जाएगा माइनस 2ab, मतलब ये बन जाता है a स्क्वायर cot स्क्वायर phi। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ये क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में, अगर तो इसको सॉल्व भी नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं। समझ में आ गया? ठीक है? अब कॉट और कोसेकेंट भी क्यों दिया हुआ है हमें? देखो ए स्क्वायर में कॉट है, ए स्क्वायर में कोसेकेंट है, क्यों दिया हुआ है यहाँ पे? क्योंकि इनमें क्या होती है? आइडेंटिटी, जो कि क्या लिखी जाती है? हाँ जी, क्या है आइडेंटिटी हमारी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर फाई। तो अगर 1 निकालना है तो वो होगा कोसेकेंट स्क्वायर फाई माइनस कॉट स्क्वायर फाई। समझ में आ गया? तो यहाँ से ए स्क्वायर, ये माइनस किया -1, बी स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 1। आंसर क्या हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसे हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये प्रूव करना था, वरना ऑप्शन में मार्क करना होता है विद प्रैक्टिस। सच में कह रही हूँ, ऐसे मैंने बहुत से क्वेश्चन करवाए हैं, है ना? तो सीकेंट माइनस कॉट होता है ना, तो यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा, कॉट माइनस के सीकेंट। समझ में आ गया? ऐसे बहुत क्वेश्चन करवाए हैं दिल्ली लास्ट ईयर, बच्चों को ये रख गया दिमाग में, तो ऐसा ही होता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो देख लेंगे। पर जैसे प्लस वाला आंसर, तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्टली आंसर मार्क कर। समझ में आ गया? इन क्वेश्चन का गिने चुने क्वेश्चन की ट्रिग्नोमेट्री में है जो मैंने आपको करवाए हैं एक्स्ट्रा, इनका एक ही पैटर्न है। पी की वैल्यू दी है, और देखो कॉट और कोसेकेंट की क्यों दिया है? क्योंकि स्क्वायर में इनकी बननी है आइडेंटिटी। आपको साइन और कॉस ही दिया जाएगा, आपको टैन और सीकेंट ही साथ साथ दिया जाएगा।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी नहीं है तो इसका मतलब हमारा साइन और कॉस या फिर कोसेकेंट और सीकेंट इकट्ठा ले रहे ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमें नहीं है। समझ में आ गया इसका, राइट? तो ये डन। अब इन क्वेश्चन को घर जाकर दोबारा सॉल्व करना है, तुम्हें तब पता लगेगा तुम्हारी गलती क्या है। तुम्हारा आज का होमवर्क ये होगा, पूरा प्रैक्टिस पेपर चाहे जितने भी मार्क्स आए थे। आई विल नॉट कॉमेंट ऑन दिस थिंग कि ठीक है पहली बार बीच में भी तुम काफी दिन एक डेज आप रहे हो, प्रैक्टिस कम हुई है, ठीक है? तो इस चीज का तो अब ये रिजल्ट आ चुका है, आगे का हम सही कर सकते हैं। अब मैं इस पे कमेंट करती रहूंगी, इसको मैं सबको दिखाऊंगा वो इतने कम मार्क्स क्यों आए हैं, मुझे पता है कम आए हैं, है ना? हम डिजर्व ये नहीं करते, लेकिन जो हमें आगे इंप्रूव करना है उसके लिए सिर्फ एक ही चीज है, वो है प्रैक्टिस। जो मैं आपको कह सकती हूँ और आपकी सच में कहती हूँ, मेरी जिससे भी डिस्कशन होती है ना, आई डिस्कशन एट होम में, तो मैथ्स आपकी इतनी नहीं है कि नहीं कर सकते। थोड़ा सा पढ़ो, एक्स्ट्रा पढ़ो, मैथ्स में मार्क्स जरूर आएंगे, क्योंकि इसको सिर्फ समझना है, थोड़े बहुत रट्टे मारने हैं फॉर्मूलाज के और उन्हीं को चीजों को अप्लाई करना। तो इन 15-16 से अगर हम पास हो रहे हैं ना, एक तो होता है कि कुछ नहीं किया 0 मार्क्स आए हैं, तब हम कहेंगे कि नहीं कुछ नहीं बन सकता। अगर हम पास भी हो रहे हैं ना, इसका मतलब हम इसमें से बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, हमारी सिर्फ थोड़ी मेहनत की, थोड़ी प्रैक्टिस की कमी है। उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया है, अपना यही दिसंबर टेस्ट का पेपर, सितंबर टेस्ट का पेपर, मई का पेपर, तीनों पेपर सॉल्व करो। पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरे स्कूल के पेपर सॉल्व करो। कॉन्फिडेंस इससे बनता है, दूसरे स्कूल का कॉन्वेंट का पेपर मुझसे हो गया, उसका पेपर मुझसे, डीएवी का पेपर मुझसे हो गया, केवीएम का तो बहुत इजी था, वो मुझसे हो गया। समझ में आया? अगर इजी था सबसे तो नहीं 100 आए केवीएम में, सबसे तो नहीं 80 मार्क्स आ गए, सबसे तो नहीं 70 अब आ गए, ठीक है ना? पेपर इजी कब होता है? तो वो हमें आता है। अगर उस पेपर में सबने 100 स्कोर कर लिया, मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने पूछा 2 + 2 क्या है, तो सबने आंसर दिया 4, तब मैं कहूंगी ये इजी है। सबने अपने नोटबुक में लिखा 4, देन आई से दिस इज वेरी इजी, इसमें तो सबके मार्क्स आ गए, ठीक है? तो अगर पेपर भी इजी था, जिसने पढ़ाई की है उसके लिए इजी था। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में आ भी सकता है, आया भी हुआ है, और इस जैसा क्वेश्चन हर बार आपको पेपर में किसी ना किसी सैम्पल पेपर में दिख ही जाएगा। तो इसमें हमें क्या दिया है? एक हमें सर्कल दिया होता है, वो ट्रायंगल की एक्सटेंडेड साइड को और एक मेन साइड को टच करते हुए ड्रॉ हुआ है ना, लाइक दिस। फिगर दिख रही है, तो सॉल्व कर दो। In this figure, AP, AQ, BC are tangent at P, Q and ये वाली टेंजेंट, इसको R पॉइंट दे दिया विद सेंटर O। AB की लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, मतलब अगर AB is 5, C, P और Q और ये R, ठीक है? लिखो इसको, सॉल्व कर। 7.5 का है आंसर, तो मुझे पूरा मार्क्स सेक्शन है। हाँ, तो फिर कुछ तो लिखना पड़ेगा ना मुझे। ऑब्जेक्टिव है टेंजेंट ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट, और ये 1 मार्क्स तो वैसे बनता नहीं है। ये 5 आ गया। हाँ हाँ बिल्कुल। AB is 5, AC is 6, AB is 5 सेंटीमीटर, AC is 6 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है। BC is 4 सेंटीमीटर टोटल। फाइन, फाइंड द लेंथ ऑफ AC in सेंटीमीटर। तो इसको लिया h, ये भी लिया h, दिस इज y, दिस इज y। तो इसमें आप क्या लिखोगे? BC is equal to BR and PQ is equal to CR, ठीक है? और इसमें हम लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। फिर मुझे एपी की लेंथ निकालनी है। एपी की लेंथ क्या है? ठीक है? और हमारे पास क्या होता है? AP is equal to AQ, 5 plus x is equal to 6 plus 5। x plus 5 किससे इक्वल दिया हुआ है? 4। तो मुझे x निकालना है, मैंने y को रिप्लेस कर दिया 5 plus x,
तो 6 + 4 - समझ में आ गया? इजी क्वेश्चन नहीं है, तो टफ किया होगा क्वेश्चन को, और 1 मार्क में तो बनता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको पूरी लेंथ एक ही दी होती है और आपको बीसी का पेरीमीटर निकालना होता है, कुछ करना होता है। तो मैंने क्वेश्चन को बस मुश्किल किया है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 - x, y की जगह पुट किया, x + y 4 था, x की वैल्यू 2.5 आ गई, AP = 7. समझ में आ गई? टेंशन का चैनल पॉइंट अच्छा, जैसे आपके ये इक्वल थे वैसे ये थे, तो उसके बाद आपने 5 + x और 6 + y को इक्वल कर दिया। बस इसमें ये चीज चाहिए कि ये ट्रायंगल की साइड, ये ए बी और AC आपस में इक्वल नहीं होते, इसलिए इस चीज को बस प्रूव किया है या उस चीज को एक कॉन्सेप्ट मानते हुए सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। हो गया बच्चे मेरा क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करें। ये 1 मार्क्स में आता है और ये 1 मार्क्स में आएगा भी। डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा इज 20। तो जब आपको ऐसी कोई चीज दी जाएगी, डेटा दिया नहीं हुआ, तो हम क्या लिखेंगे? पहला हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? मोड = 3 मीडियन - 2 मीन, और वो कहता है डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन इज 20। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। क्या करना चाहिए इसमें? मोड की जगह पुट कर दो, ये लो, सबसे इजी तो है, मोड को पुट कर दो 20 + मीडियन, है ना? तो क्या आ जाएगा? 20 + मीडियन = 3 मीडियन - 2 मीन। तो 20 = 2 मीडियन - 2 मीन। इसके बाद तो आप सीधा लिख सकते हो डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन कितना होगा? समझ में आ गया? आपका क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो विल कम इन 1 मार्क, और कंपैरेटिवली इतना मुश्किल नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। समझ में आ गया कि पेपर पूरा सॉल्व कर लेना, क्योंकि मैं बहुत टिपिकल क्वेश्चन को डाल दिया, मतलब जितने टिपिकल क्वेश्चन थे वो सब डाल के पेपर बना दिया। तो मेक श्योर यू सॉल्व दिस पेपर। वेरी सिक्स पेपर है। You have question number 4. Radius of a sphere is increased by 100%. इसका मतलब क्या होगा? किसी भी चीज को 100% से इंक्रीज करना है तो डबल हो गया। प्रीवियस रेडियस r है, नई वाली रेडियस क्या हो जाएगी? 2r। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग स्फीयर इज इंक्रीज बाय हाउ मच %? तो इसमें मैं क्या करूंगी? वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? 4/3 πr³। नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 π2r का होल क्यूब। कितना % इंक्रीज किया? 700। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये नंबर है, इसको सॉल्व किया तो ये 32 πr³ हो जाएगा। क्या इसको सॉल्व किया? 8 हो गया। 8 × 4 है 32। पहले 4 था, अब कितना हो गया? 4 × 8, 2r³। हाँ, 2 का क्यूब। मैं × 8 बाद में लिख रही हूँ, ये तो समझाने के लिए लिखा था। ठीक है ना? ये समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर आ गया? मुझे अब इन दोनों को कंपेयर करना है, हाउ मच % इंक्रीज हुआ है। अब वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हो गया? 28 का, है ना? या 4 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, 32 आएगा। मतलब जो हमारा वॉल्यूम है वो 8 टाइम्स हो गया।
वॉल्यूम हैज बिकम 8 टाइम्स। समझ में आ गया? तो हाउ मच इज द इंक्रीज? इंक्रीज इज 7 टाइम्स। 7 टाइम्स मतलब 700%। वॉल्यूम हैज बिकम 800। ठीक है। और अगर हाँ, इंक्रीज को अगर हमें निकालना भी होता है, इंक्रीज का फॉर्मूला होता है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। चेंज का फॉर्मूला जो होता है ना, कितना चेंज किया है परसेंटेज में, तो उसका फॉर्मूला होता है न्यू वैल्यू। लिखो न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, और कंपेयर आप पिछले से करते हो ओल्ड वैल्यू। न्यू वैल्यू हो गई 32 पाई आर क्यू बाई 3, पुरानी वैल्यू है 4 पाई आर क्यू बाई 3 और 4 पाई आर क्यू बाई 3। ये होता है ना। इसको माइनस करोगे कितना आएगा? 28 पाई आर क्यूब बाई 3 अपॉन 4 पाई आर क्यूब बाई 3। ये वाला चीज कट गई पूरी की पूरी फैक्टर। यहां पर ये आ गया 7। ऑफ कोर्स इसको इंटू 100 लिखा होगा, तो इंक्रीज इज ऑफ 700%। अब समझ में आ गया? 4 का 32 हो गया, प्लस 28 हुआ है, प्लस 28 इज योर इंक्रीज। और किससे इंक्रीज था? 4 से इंक्रीज था। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर ये समझना है, देखो ये सारा जो फैक्टर है ना, ये पाई आर क्यूब बाई 3, इसको एक्स ले लिया। पहले 4x था, अब हो गया 32x। कितना बढ़ गया? 28x। किससे? 4x से। तो अब परसेंटेज क्या आ गया? फिर से हमारे पास आ गया 700%। क्लियर है इतना? बेटर वे टू अंडरस्टैंड, हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो वैसे भी कैंसिल ही होता है। तो दिस इज मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि 8 टाइम्स बढ़ गया है, जिससे आपने सिर्फ इसका वॉल्यूम को निकाला, देयरफॉर इंक्रीज इज 700%। क्लियर होगी इतनी चीज? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फिगर तो क्लियर होगी। इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, एक ना ऐसे वाले क्वेश्चन जब भी आप करते हो तो मेक श्योर प्लीज स्टेप्स लिख रहे हो उनके। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये Q पॉइंट दिया हुआ है, और यहाँ पर ये P टेंजेंट ड्रॉ की है पॉइंट P पर। ठीक है, ये क्या एंगल दिया हुआ है? 70 डिग्री। तो उसने कहा है PQ को ज्वाइन करके भाई ये वाला एंगल निकालो। आपके ना पूरी सर्कल्स में ना 2-3 चीजें ही है हमारे पास, तो वैसे ही बहुत इजी क्वेश्चन है ये एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है। OPQ, अच्छा, एक तो ये निकालना है, और TPQ, T कहाँ पे है ये, है ना? क्यों? दोनों रेडियस क्या होते हैं? इक्वल, है ना? तो ये ट्रायंगल OPQ कौन सा ट्रायंगल बन गया? आइसोसलेस। हमेशा ये वाला ट्रायंगल होता है, ये आइसोसलेस हो गया। तो सम ऑफ दीज टू एंगल्स विल बी 110। तो ये एंगल किसके इक्वल आ गया? 55 एंड 55 डिग्री। ये बता, ये 90 होता है। 35, 55। बेटा हाफ थोड़ी ना, किसने कहा हाफ है? तुमने, किसने कहा कि PQ बाइसेक्ट कर रहा है? मतलब हर बार एक कॉर्ड ड्रॉ कर दोगे तो वो बाइसेक्ट करेगी? हाँ, ये मतलब 35, वो 45 कह रहे थे कि ये हाफ हाफ होगा। हाफ हाफ क्यों होगा? है ना, बाइसेक्टर नहीं होता है। ये 35 है और ये 55 है। दिस कंप्लीट एंगल इज 90। आप कुछ सोचो ना, हर बार मतलब आप बाइसेक्ट करने को कह रहे हो कि कभी भी मैंने टेंजेंट ड्रॉ की किसी सर्कल को, ये 90 डिग्री बनाया और यहाँ पे कॉर्ड बना दी, तो इसको बाइसेक्ट ही करना है। अभी तेरे को तो बाइसेक्ट करना है, तेरा और कोई काम ही नहीं। तूने कॉर्ड बन गई तो एंगल को बाइसेक्ट करो, है ना? नहीं, जब तक नहीं कर सकती है, पर दिया नहीं हुआ, हमारे नंबर वो सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, समझ में आ गया? दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, अगेन 1 मार्क में अगर आया है, 2 मार्क्स में आया ना ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब इसका शेडेड एरिया निकालना है ना। ये लो, दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन, मैंने कल क्लास में आपको करवाया भी था।
करवाया था क्लास में? नहीं करवाया? तुम्हें करवाया था? नहीं, स्कूल वाले क्यों शेयर करेंगे? क्वेश्चन अच्छा है ना? इसमें दिया हुआ है, तुम जाओ। इसमें लिखा हुआ है इन दिस फिगर, अगर मैं इस फिगर को ड्रॉ ही कर देती हूँ, लेट मी जस्ट, ठीक है। इन द फिगर एओ बी इज अ सेक्टर, ये सर्कल दिया हुआ है हमें, ठीक है। सेंटर ओ, ए ओ बी इज द सेक्टर। आज का होमवर्क आपका यही है, पूरा पेपर दोबारा से सॉल्व करके आना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की सभी चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। AOB is a sector of angle 60 degree with center O and radius 17. तो ये भी 17, OA 17, AP is perpendicular to OB. AP is 15 centimeter. Find the area of the shaded region bounded by AP, PB and minor arc AB. तो of course वो shaded region फिर उनको बाद में बताया होगा, ये वाला, ठीक है ना? करेक्शन थी ये, दिस इज योर शेडेड रीजन। एपी तो 15 दिया हुआ है ना बच्चे, इसको हम कॉर्ड भी नहीं कह सकते, ये सिर्फ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की हुई है, ठीक है। अब बताओ, अगर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दिया, मुझे वैसे शेडेड एरिया निकालना कैसे है, ये क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर, इजी क्वेश्चन है वैसे भी, एओबी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओपी। एओपी का एरिया कैसे निकालोगे? एओपी, हाँ, ओपी कैसे निकालेंगे? क्या यूज किया हमने इसमें? पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एओपी, AO स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। बस ये लिख कर आना है, कैलकुलेशन से अलग से कर दो, फिर इसमें वैल्यूज पुट कर दो। लिखो आरुष, 17 स्क्वायर, OP स्क्वायर, AP कितना हुआ? 15 स्क्वायर। तो OP इज इक्वल टू 17 माइनस 15, 17 प्लस 15, ठीक है ना? मैंने कैलकुलेशन जैसे कर दी। ओपी वैसे भी कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। मुझे पता है 17, 15 और 8 का ट्रायंगल होता है। तो अब मैं एरिया निकालती हूँ ट्रायंगल का, हाफ इंटू 8 इंटू 15, और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा। थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री बाय 360 डिग्री। रेडियस दी हुई है 17, पाई की वैल्यू को पुट करना था। आमतौर पे होता है ना, बिकॉज नंबर ऐसे नहीं दिए हुए, इसलिए। आज का होमवर्क है। अच्छा, पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं घर पे आप होमवर्क नहीं करते हो, या कुछ भी सॉल्विंग नहीं वो नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, नहीं करते ना घर पे? कर रहे हो? देख ले, सॉल्व भी करना होगा। 42, ये 3 आ गया, और ये 11 हो गया, तो ये हो जाएगा 289 इंटू 11, 289 इंटू 11 माइनस 60 इंटू 21 अपॉन 29। इतनी मुश्किल भी कैलकुलेशन नहीं है, पर हाँ इतनी आसान भी नहीं है। देखिए बेटा, यहाँ पे आपको मतलब इस चीज को मल्टीप्लाई करना, इट्स नॉट 3 डिजिट नंबर है, 11 से मल्टीप्लाई किया, 187 से। हो गया बच्चे क्वेश्चन, ये है ना? हो गया सबका? करवाऊं नेक्स्ट वाला? कितना निकला कन्वर्ट तुम्हारा?
आंसर इसका वेरी गुड। अब कैलकुलेशन करो दोबारा से, दोनों ही करो, अगर दोनों के आंसर अच्छा सेम आ गया। अच्छा रब कर रही हूँ अब मैं, है ना? ठीक है। फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7, a conical cavity of height 7 सेंटीमीटर, रेडियस 3 सेंटीमीटर इज hollowed out। तो एक क्यूब मुझे दिया हुआ है, सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर। करो तब तक क्वेश्चन सॉल्व, ये तो इजी वाला है, इतना भी मुश्किल नहीं है। आपको बताया हुआ है कि एक क्यूब के, ठीक है ये क्यूब है, हाँ कोन का एरिया, इसमें क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम निकालना है, तो एरिया क्यों ढूंढ रहे हो? वॉल्यूम क्या होता है भाई, बताओ भाई, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कौन बताएगा? 1/3। हाँ जी, हम अब सुधरेंगे अब हम, हाँ बैठो, कोन का एरिया क्या होता है? वॉल्यूम लिखा हुआ है, एरिया पूछ रहे हो। सॉलिड क्यूब है, साइज 7 सेंटीमीटर, कोनिकल कैविटी जिसकी हाइट है, इसके अंदर एक कोन बनाई हुई है। अब ये दिखाना सोचना सब अलग बात है, आपको पता है जो कोन इसमें बनी है उसकी हाइट कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर इज होलोड आउट। फाइंड द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, क्या होता है क्यूब का वॉल्यूम, ऑफ फॉर्मूलाज भी लिखने हैं इसमें, क्या हो जाएगा, साइड क्यूब माइनस कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r² h। साइड का क्यूब मतलब आई यूज 7 का होल क्यूब, माइनस 1/3, 22/7, रेडियस इज 3 × 3, हाइट इज 7, 7 क्यूब इज 343, माइनस करेंगे 66। अरे डेटशीट तो नहीं आई ना, आजकल में आ जाएगी, रोज अपडेट आ रहे हैं क्या? बच्चे अगर आएगी तो दोनों की इकट्ठी आएगी। हाँ जी, तुम क्यों हंस रहे हो, क्या हो गया? हाँ जी, किसने कहा? हम्म? किस चीज में छुट्टी है, फाइनल से? प्री बोर्ड से का पहले ये तो काम कर लो, छुट्टी तो जो जितनी भी होगी उतनी ही होगी ना, वो बढ़ने वाली है ना कम होने वाली है, काम आपको उतना ही करना है, प्रैक्टिस में ध्यान दो। फाइनल में एक छुट्टी हो, 2 छुट्टी हो, लास्ट के दिन के लिए हमें कुछ नहीं छोड़ना है। पर डेट शीट का ध्यान रखना है, एनी केस किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो प्लीज पोस्ट इट इन द ग्रुप। कभी भी डेट शीट आती है तो थोड़ा पोस्ट कर देना, बिकॉज आई एम ऑल्सो कीपिंग अ चेक। रोज की रोज नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि डेट शीट कभी भी रिलीज हो सकती है, बट ऑफ कोर्स। और शायद 1 जनवरी से आपके प्रैक्टिकल्स होंगे और 15 फेब भी कह रहे हैं पेपर्स होंगे, जो अब लेटेस्ट अपडेट आया विद द वेबसाइट आई थिंक वो कुछ नहीं कर सकते हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आप ये सोचो मार्च में थोड़ी सी प्रैक्टिस का टाइम और मिल जाए, प्रे करो कि मार्च में ही पेपर स्टार्ट हो, तो आप फुल मंथ फॉर प्रैक्टिस एंड टेस्ट। अगर कह रहे हैं तो बेटा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्कूल्स को इनसाइड इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत होती है, ऑफ कोर्स बोर्ड से रेगुलरली इन केस कोई भी बात हो जाती है, यू नो द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, है ना? तो प्लस इतना रहे कि अगर अगर मार्च में होता है तो यू हैव एम्पल प्रैक्टिस टाइम टेस्ट पेपर्स देने के लिए। दिसंबर का एक दिन भी दिन वेस्ट मत करना, चाहे मैं छुट्टी करूं चाहे ना करूं, आप एक भी दिन वेस्ट मत करना, अपने लिए रोज की रोज प्रैक्टिस रखो, इन केस यू गेट आउट ऑफ फोकस कि मैं क्या पढ़ूं, मुझे फोन कर लो मैम मैं क्या पढ़ूं। समझ में आ गया? मुझे डायरेक्टली फोन करना, डायरेक्ट उस टाइम मैं आपको कॉल बैक ना करूं या मैं आपको ना बताऊं, कोई भी एक से एक सेकंड जाते हैं, मैम मैं क्या पढ़ूं, मेरा ये करने को मन नहीं कर रहा, मैं क्या करूं, मुझे फोन करके पूछ लो उस टाइम पे, मैम मैं पढ़ने बैठा तो मैं क्या पढ़ूं।
और बताओ, सिर्फ आप पढ़ लो, मार्क्स जरूर आएंगे। अगर आप पास हुए हो ना तो मार्क्स जरूर आएंगे। वो बच्चा जो जिसके 0 मार्क्स आए हो ना, जिसको पेपर पूरा ब्लैंक छोड़कर आया है, उसको सोचना होता है कि उसने कुछ नहीं पढ़ाई की है। अगर आप पासिंग मार्क्स तक लेकर आए हो, मतलब थोड़ा सा मेहनत और करके स्ट्रीमलाइन करना है। और उसका फर्स्ट स्टेप है अपना वही पेपर दोबारा सॉल्व करो। उसको 2-3 बार तो सॉल्व कर लोगे, आपको अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी, अपने आप को समझ जाओगे। नेक्स्ट, अच्छा, डिफरेंस ऑफ द अपर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मोड वाली क्लास कौन सी होगी? 125 टू 145। अब मीडियन निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ताकि हमारे पास टोटल भी आ जाए, है ना। तो ये है 4, यहाँ 9, 9 + 13 22, बोलो आगे 42, फिर क्या आएगा 56, फिर क्या आएगा 63, फिर क्या आएगा 67। फिर हमें क्या करना है? 67 डिवाइड बाय 2, 33.5। तो ये 33.5 कहाँ जाएगा? 42 वाले में। मीडियम क्लास भी क्या हो गई? 145 टू 125 टू 145। समझ में आ गया? तो अपर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, डिफरेंस क्या है? समझ में आ गया ये क्वेश्चन? ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला 9th क्वेश्चन खुद करो, ट्रिग्नोमेट्री का है। अंबिका क्यों नहीं आ रही? आरस, तरन से, हर्षित, वंशिका, आरस, साकेत, कन्वर, तन में नहीं आया आज। साकेत भी नहीं आया, मैंने इसको भी रखा। हाँ, तन में नहीं आया आज, क्या हो गया? वही पार्टी की जरूरत, किसकी पार्टी? प्रगव नहीं आए। प्रगव साइंस क्लास में था। और जयंत, उनका भी पता नहीं। चलो, a moving boat is observed from the top of a 150 मीटर हाई क्लिफ। कैसे बनाओगे? क्लिफ बनाना है तो कैसे बनाओगे? a straight line, vertical, horizontal? वर्टिकल। क्यों क्यों कहा है वर्टिकल? क्या लिखा हुआ है? 150 मीटर हाई। जो सारे लॉजिक्स लगाते हो ना, वो यहाँ लगाओ, 150 मीटर हाई। 150 मीटर हाई क्लिफ, मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ। तो इसके इस डायरेक्शन में जा रही है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्रीज टू 45 डिग्रीज। इन 2 मिनट। तो ये 2 मिनट्स में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो कौन सा हुआ है? फिगर में बताओ, फिगर बन गई थी? करो सॉल्व तब तक। तो हमें क्या करना है? हाँ, मैं सभी की फिगर्स का ही वेट करी थी। डिप्रेशन नहीं शो किया, बच्चे मार्क्स नहीं मिलेंगे। दामिर घर पे पढ़ाई कर रहे हो? क्या क्या था कल? ये तो दोबारा घर जाते हैं। आज से पेपर करना है, कल से छुट्टी ले रहे हो? कल से कि 26 से? संडे हो गया। तो 50 कॉमन लो ना पहले। हाँ हाँ, 50 कॉमन लेना होगा। तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 एंड 60। डिवाइड बाय 2 मिनट्स कर दोगे। 2 मिनट्स को हम 120 लिख देंगे। हाँ, और √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी।
मतलब ये स्कूल कह रहे हैं कि √3 की वैल्यू पुट कर दो, बट सीबीएसई में था नहीं। हम लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आएंगे ना वो सब चेक करके देन आई सी द सैम्पल पेपर कि बाकियों ने क्या किया हुआ है। ठीक है, वैसे तो यही होता है कि जहां दी होती है वही। तो ये टोटल हमारा आ गया। अब देखो इसमें आपने इसे प्लीज ओरली मत सॉल्व करना, इन ट्रायंगल लेना है ए बी डी और इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी अपॉन बी डी इज tan 45, AB अपॉन BC इज tan 60। ठीक है, AB की लेंथ आपको दी हुई है 150, तो BD भी कितना आ गया 150, और BC कितना आ जाएगा 150 बाय √3 मीटर। हो जाएगा सॉल्व ये। ठीक है, जिसे रैशनलाइज करोगे 150 बाय √3, √3 से रैशनलाइज किया। बेटा किसी को भी अगर इसमें प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, मैं थोड़ा स्पीड वे में चल रही हूँ बिकॉज आई एज्यूम कि ये चीज तो हो ही जाती है। लेकिन अगर किसी को भी आ रही है प्रॉब्लम कि नहीं मैम नहीं हुई है तो मुझे बताओ, मैं आपको दोबारा सॉल्व करवा दूंगी। समझ में आ गया, 50 √3 आ गया। तो अब हमारे पास आता है CD, डिस्टेंस CD इज कवर्ड इन 2 मिनट। CD डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 मिनट। CD डिस्टेंस कितना है 150 माइनस 50 √3। स्पीड को निकालना है मीटर पर सेकंड में, तो दिस इज कवर्ड इन 120 सेकंड। तो हम कुछ नहीं करेंगे, स्पीड को अगर मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी है, टाइम पे डिपेंड करता है, तो मैं इसको ऐसे लिख कर आ जाऊंगी। 50 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 5, 3 माइनस √3 बाय 12, 0 कट कर दिया। समझ में आ गई ये चीज? और इजी करना है इसको तो 5 इंटू 3 माइनस 1.73 डिवाइड बाई 12। इतनी भी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, मतलब कुछ थोड़ा सा टाइम लगाकर आई कैन सॉल्व दीज कैलकुलेशंस, तो इसे कर लेना। 50 कॉमन लिया बच्चे, ठीक है, फिर उसका 0 0 कट कर दिया, ये ऐसे कॉमन लिया एंड ये नहीं है तो फिर इसको यही छोड़ दो। मैं वही तो कह रही हूँ, छोड़ दो और यहाँ लिख दो मीटर पर सेकंड, आधा नंबर कटेगा। स्पीड तो बनी नहीं हुई और पेपर ऐसा ही डाला उन्होंने, बस कुछ भी उठा के डाल दिया। ये पेपर स्ट्रक्चर्ड नहीं है, 1 मार्क्स में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दे रहे हो और MCQ दे नहीं रहे हो। पेपर स्ट्रक्चर्ड नहीं था। कौन हाँ, अच्छा तुम्हारे मैथ्स वाले मैम तो थे वहाँ पे। पेपर तो मुश्किल है, ये प्रैक्टिस चाहिए। बता स्कूल क्या करते हैं, कुछ भी डाल दो, मतलब बेसिकली बच्चों को डरा दो ताकि वो पढ़, जो नहीं पढ़ रहा और ना पढ़े। एजुकेशन सिस्टम ये बन चुका है कि डरा दो, डरा के रखो। उससे क्या होता है, बच्चा और पढ़ लेता है। और क्या पढ़ना पड़ेगा बोलते हैं, अगर अगर नहीं तो अच्छे मार्क्स आ गए तो बोलते हैं चलो ठीक है आपका ही ये हो गया। हाँ सच में वो कह रही हो ना। अब हाँ, बच्चे पर डराने से क्या होगा, पहले तुम एक सिंपल स्टेप से करो। जैसे केविन का पेपर डाला था विच इज लाइक बहुत अच्छा था, केविन का पेपर इतना इजी था। अगर एक बच्चे के मार्क्स उस पेपर में आ गए ना तो वो अच्छा फील करेगा और वो आगे और पढ़ेगा कि मेरी गलतियां क्या हुई, एक मोटिवेशन मिलता है। हाँ बिल्कुल बढ़ता है मॉरल। अब देखो यहाँ पर मुझे इसे प्रूव करना है सीकेंट और टैन में, है ना, तो मैं क्या करूंगी, डिवाइड बाय कॉस। ठीक है ना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा tan थीटा -1 प्लस सीकेंट थीटा। अब यहाँ पर मुझे डिवीजन शो नहीं करनी है, अगर आप माइंड में कर रहे हो लिखने के बाद तो आपको हर एक बार में स्टेप बाय कॉस थीटा नहीं करना पड़ेगा। +1 माइनस सीकेंट थीटा। फिर हम क्या करते हैं इसमें, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा इकट्ठा ले लिया, -1 अपॉन tan थीटा +1 माइनस सीकेंट थीटा। जितना डिफिकल्ट ये क्वेश्चन है ना उतनी इजीली इसकी कैलकुलेशन हो जाती है। अब क्या करना होगा,
आइडेंटिटी में क्या आता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, यही है ना। तो इस 1 की जगह मैं क्या लिखूंगी, 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। इस 1 को हम रिप्लेस करेंगे, आरुष सॉल्व करो, माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा प्लस 1 माइनस सीकेंड थीटा। अब क्या करना चाहिए, अब जो ये वाली चीज है इस पर फोकस करते हैं। इसको क्या करेंगे, मैं अब यहीं से स्टेप में लिख दूंगी, इसको मैं लिख दूंगी सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा। फिर इसमें जो ये प्लस वाला चीज है ये क्या आ जाएगा, कॉमन बाहर, तो हम लिखेंगे tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा, कॉमन लिया तो 1, माइनस साइन था इसके आगे था तो ये हो जाएगा माइनस सीकेंड प्लस tan। प्लीज जब भी माइनस को ओपन करते हो साइन चेंज होते हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन मतलब खतरे का निशान, ठीक है, क्योंकि आप इसमें ही गलतियां कर रहे हो। ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, खतरे का निशान, उसकी वजह से बाकी सब में अपने साइन चेंज करने हैं, राइट। तो योर दिस फैक्टर कैंसल्स आउट और आपके पास आता है tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा। अब इसको आपने रैशनलाइज किया, या तो यहाँ पे छोड़ दो, राइट हैंड साइड ले लो, या इसको मल्टीप्लाई कर दो सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा से। तो आपके पास ऊपर बन जाएगा 1 अपॉन सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू RHS। समझ में आ गया। ये चीज कर लो, जितना मुश्किल लगता है ना क्वेश्चन, या जितना मुश्किल पेपर में दिया बुक में दिया हुआ है उतना ही इजीली सॉल्व हो जाता है। मैंने चलो ये हो गया। माइनस कॉमन लिया ना बच्चे, ये देखिए ये वाली चीज कॉमन ले ली और एक ये फैक्टर बाहर निकाल दिया, तो यहाँ का 1 बचा और इस माइनस के बाहर सीकेंड माइनस tan था, तो इसके बाहर माइनस था तो माइनस सीकेंड प्लस tan, ठीक है। सीकेंड माइनस tan किया ना, आइडेंटिटी फिर से यूज की भगवान। हाँ तुमने उसको, मैम को समझ नहीं आया तुमने किया क्या है। चलो नहीं, पता क्या, जब बहुत सारी गलतियां होती है ना तो मैम को समझ नहीं आया तो उसने सिर्फ इन सबको कर दिया क्वेश्चन मार्क और आपको 1 मार्क दे दिया कि कुछ मार्क्स दे दिए, सभी सेटिस्फाइड। मुझे समझ नहीं आया, कोई आएगा तो कहेंगे मार्क्स तो दे दिए, ठीक है। थोड़ा सा ना सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। आई वुड से कि प्लीज इसी पेपर को दोबारा से आराम से सॉल्व करना कुल, ठीक है। और कभी तुम्हें लगे ना मैं क्या करूं तो मुझे फोन करके पूछ लेना मैम क्या करना है, मैसेज ड्रॉप कर देना मैं कौन सा चैप्टर करूं, ठीक है, क्या मैं कर सकता हूँ, मुझे रिविजन करनी है। और या फिर अपने आप से कहो कि मुझे आज पढ़ने का मन कौन सा चैप्टर करने का है, मैं किसकी रिविजन करूं, उसके हिसाब से पढ़ लो। चैप्टर 1 देखो रियल नंबर्स का है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, चैप्टर 3 चैप्टर 4 कौन से क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं, चैप्टर 5 चैप्टर 6 सिमिलर ट्रायंगल सबको आता है, चैप्टर 7 इज कोऑर्डिनेट वो हो जाती है, चैप्टर 8 इज ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 9 इज एप्लीकेशन। फिर करो बैठ कर, फिर करो बच्चे बुक दोबारा से रिवाइज कर लो। तो अब तक जितने भी पेपर है ना उनमें सभी क्वेश्चन कर लो, जहां जहां कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, दिस इज हाउ यू रिवाइज। कोई पेपर उठाओ उसमें सिर्फ एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन करना शुरू कर दो, एनसीईआरटी ही। उसके बाद है यहाँ पे चैप्टर 1 लिखा हुआ था, ठीक है। आई थिंक रियल नंबर्स हो जाता है आपका फर्स्ट चैप्टर, है ना।
चैप्टर 2 पॉलिनोमियल हो जाता है ना, सम और प्रोडक्ट को ही यूज करना। चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन भी फॉर्म करनी आती है टाइम एंड वर्क वाली, वो क्वेश्चन हमेशा झगड़े वाले रहेंगे, उनको सर्कल करना है, लास्ट में रिवाइज करना है। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक, पाइप वाले क्वेश्चन वही बस वही, या टाइम से डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, उनको दोबारा से रिवाइज कर लो। Whenever you open this chapter, specifically target those 2 questions जहां पे नहीं सॉल्व हुआ। चैप्टर नंबर 5 एपी हो जाती है ना आराम से। एपी स्टेटमेंट इनके जो सम वाले क्वेश्चन थे लास्ट वाले वो भी हो जाते हैं, बारिंग और ऑप्शनल वाले क्वेश्चन, उनको छोड़ के 3-4 क्वेश्चन को बाकी तो सब हो जाता है ना। अब तो वो लॉग वाले क्वेश्चन, पोटैटो वाले क्वेश्चन भी होने शुरू हो गए, है ना। पहले मुश्किल लगते थे ना, सिर्फ प्रैक्टिस है और कुछ नहीं आती। चैप्टर 6, दिस आई नो यू नीड प्रैक्टिस, प्लीज 2 एक्सरसाइजेज हैं, वही 2 एक्सरसाइज दोबारा कर लो। चैप्टर 6 में तो वो तो बेटा दोबारा से रिवाइज कर लो, बस बुक सामने रखो, नोटबुक सामने रखो, जहाँ सॉल्व किया है 2-3 बार इसे सॉल्व कर लो, राइट। तो आई थिंक अभी जो आपको करने की जरूरत है वो एक सिमिलर ट्रायंगल है, कोऑर्डिनेट इज ऑल वर्किंग, हो जाते हैं गिने चुने क्वेश्चन है इसमें भी। चलो आई प्लान अ लेक्चर, इसका भी एक क्लास लगा लेंगे। हाँ दोनों करवा दूंगी, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक एप्लीकेशन वर्कशीट बना कर दूंगी इसमें, ठीक है। देन वी कम टू योर चैप्टर नंबर 10 सर्कल, हो जाता है। चैप्टर 11 तो है नहीं, 12 एरियाज, काफी हद तक ठीक है। नहीं दोबारा से करो फिर, समझ में आ गया ना। अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना है तो मैं कैसे जानूंगी कि मुझे क्या करना है, ठीक है। बुक खोलकर इंडेक्स देखो, स्टैट्स को करो, फिर ये प्रैक्टिस कर लो। सरफेस एरिया तो ये प्रैक्टिस करो, जिस चैप्टर को देख के डर लगता है ना मतलब उसको करने की जरूरत है। एक्स्ट्रा से जो मैंने आपको कहा था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मोर देन को सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके देन, बस वही चीज है, बाकी फॉर्मूलाज है कैलकुलेशन, ठीक है। समझ में आ गया ना हमें क्या करना है। देख मुझे भी नहीं पता, कोई कहता है आएगा, कोई कहता नहीं आएगा। इनको कहा गया था कि उसके उसमें आएंगे, एमसीक्यूज में आएंगे, केस स्टडी में आएंगे। हाँ यू कैन नॉट बी श्योर, इनको पेपर में आ गया, तुम्हें पेपर में आया था वो। सीबीएसई ने जगह डिलीट किया तो नहीं आएगा, उसने सिर्फ ये लिखा है सरफेस एरिया, कन्वर्जन लिखा नहीं है, वरना कन्वर्जन लिखा जाता है, ठीक है ना। चलो, और तुमने जो केवी की बुक शेयर की थी ना, तुमने जो केवी की बुक शेयर की थी उसमें भी नहीं दिए हुए थे क्वेश्चन। तुमने एक बुक शेयर की थी ना कि इसमें से आएगा, वो केवी की बुक है, केंद्रीय विद्यालय, पता ना आपको, है ना, केवी है। तो ये चेन है सीबीएसई के स्कूल्स की, तो उसकी उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि ये क्वेश्चन करने हैं, तो अगर उस टाइप में ही नहीं कवर्ड है तो ऑब्वियसली इसे डिलीटेड ही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। TP and PQ are two tangents drawn from external point to a circle of center O. External point T. Prove that angle. हाँ ये डिलीटेड है, ये किसने भेजा है, बस ठीक है। Involving converting one type of metallic solid into another and other mixed problems, मतलब फीड वाले क्वेश्चन भी खत्म है फिर। वाटर लेवल राइज नहीं, वो हाउ मच व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर, या वो जो स्पीड वाले क्वेश्चन थे वो वाले, ठीक है। तो PTQ एंगल PTQ इज इक्वल टू एंगल OPQ, ये तो किया हुआ है ना एग्जाम्पल 2, समझ आ गया। इसको x ले लो, छोटे वाले एंगल को, ये कितना हो जाएगा, ये तो उसको भी याद हो गया है ना। ये कितना होगा, ये कितना होगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, फिर 180 डिग्री लगा दो, ये y ले लिया, y प्लस 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू 2x, तो अगर ये x है तो ये 2x है, हेंस प्रूव्ड।
OPQ का डबल, समझ में आ गया? PCQ, हाँ इसका COQ, नहीं ये ट्राइंगल के बाहर थोड़ी, सर्कल के बाहर थोड़ी लिखोगे, सर्कल के ऊपर, और वो भी इस साइड पर। इस एंगल का मुंह यहाँ खुल रहा है ना, तो इसका जो एंगल लोगे कॉरेस्पॉन्डिंग, उसका भी मुंह उस तरफ ही होगा, डायरेक्शन सेम होगी। तो यू विल नॉट टेक दिस, हाँ ये वाला अगर आपने x लिया है तो ये x/2। समझ में आ गया बच्चे ये? चलो नेक्स्ट है, लास्ट वाला कर लो बस, क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास होगी तब करवाऊंगी, तो मोस्ट प्रोबेबली कल छुट्टी हो सकती है, ठीक है? कितने खुश हो रहे हैं कि पढ़ ले, 25 को होनी तो नहीं चाहिए। नहीं इसका एग्जाम है ना, इसको कह रही हूँ। A decorative block is made up of two solids, a cube and a hemisphere. The base of the block is a cube of size 6 centimeter and hemisphere is fixed on the top, has a diameter. Find the total surface area of the block. याद आओ, total surface area का है, वॉल्यूम नहीं का, नहीं रेडियस डिफरेंट कर दी, बुक जैसा है, रेडियस डिफरेंट कर दी है, उसमें फिर एक बार माइनस हो जाता है ना, डिफरेंट थी। अच्छा, समथिंग लाइक दिस इज प्लेस। तो आपने सरफेस एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 5s², एक सॉलिड क्यूब है, ठीक है, उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है, हाँ तो टू सॉलिड, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर, तो 5s² प्लस 2πr², कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, प्लस जो ये वाला एरिया रह गया, s² माइनस बेस एरिया πr², तो बन जाता है फॉर्मूला 6x² प्लस πr²। इसमें ना रेडियस सेम थी कि डिफरेंट थी? डिफरेंट है, मुझे रेडियस सेम लगा, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 6 का स्क्वायर 22/7 इंटू 35/20, 35 लेट वाला क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन बुक का है, क्वेश्चन नंबर 14, जो आपका ये वाला क्वेश्चन है सर्कल्स का, जिसमें ये एंगल AOB 90 डिग्री चूज करना होता है, वो वाला है। इंटरसेप्ट होते हैं ये जो दो लाइंस के बीच में, जो ये पोर्शन आता है पैरेलल लाइंस के बीच में। बुक का ये स्टेटमेंट बुक की नहीं है, पर क्वेश्चन बुक से है। स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 14 इज, आई टेल यू व्हाट, which one question? Thank you. क्वेश्चन नंबर 9, 14th क्वेश्चन जो है ना इस पेपर का, 9th क्वेश्चन है बुक का, सर्कल्स का 9th क्वेश्चन है। 15th भी मैं करवाऊंगी, 16th भी, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में फिर से पेपर सॉल्व होगा, जिसके जितने क्वेश्चन